बहुत समय पहले आर्यवर्त के उत्तर दिशा में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, सूर्यगढ़। ये राज्य अपने सोने जैसे खेतों, ऊंचे दुर्गों और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य पर शासन करते थे पराक्रमी राजा धर्मवीर सिंह। राजा धर्मवीर युद्ध में अजेय, नीति में कुशल और प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। उनके राज्य में न भूख थी न भय। महल संगमरमर से बना था, दीवारों पर सोने की नक्काशी और विशाल दरबार में चांदी के स्तंभ जगमगाते थे। परंतु वैभव के उस समुद्र में एक गहरी रिक्तता थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की दो रानियां थीं। पहली रानी सूर्यमाला, गंभीर स्वभाव की, राजघराने से आई हुई, अत्यंत अभिमानी। दूसरी रानी चंद्रलेखा, रूपवती, चतुर और महत्वाकांक्षी। विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे। अनगिनत यज्ञ हुए, तीर्थ किए गए, साधु संत बुलाए गए, लेकिन महल में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। समय के साथ राजा का धैर्य टूटने लगा। दरबार में मंत्री फुसफुसाते, उत्तराधिकारी के बिना राज्य असुरक्षित है। प्रजा चिंतित रहती, राजा के बाद कौन? एक दिन मन व्यथित होकर राजा ने वेश बदलकर नगर भ्रमण का निश्चय किया। वे साधारण वस्त्र पहनकर सैनिकों के साथ निकल पड़े। शहर पार करते हुए वे नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनका जीवन बदल दिया। एक युवती नदी से पानी भर रही थी। सादा वस्त्र, खुले बाल, माथे पर पसीने की चमक और आंखों में अद्भुत शांति। उसके साथ एक वृद्ध मछुआरा जाल समेट रहा था। युवती का नाम था काव्या। वो उस मछुआरे की बेटी थी। राजा उस सरल सौंदर्य और सहज मुस्कान से मोहित हो गए। वो सौंदर्य राजसी नहीं बल्कि पवित्र था। राजा ने गुप्त रूप से उसके विषय में जानकारी ली। काव्या अनाथ थी। मां का देहांत बचपन में हो गया था। पिता गरीब थे पर ईमानदार। कुछ ही दिनों में महल में घोषणा हुई, राजा तीसरा विवाह करेंगे। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। दोनों रानियां क्रोध से जल उठीं। एक मछुआरे की बेटी, ये हमारा अपमान है। पर राजा का निर्णय अटल था। भव्य विवाह हुआ। काव्या अब सूर्यगढ़ की तीसरी रानी बनी। महल की दीवारों में जन्म लेता विष। शुरू के दिनों में सब शांत रहा। काव्या विनम्र थी, उसने कभी अभिमान नहीं किया। वो दोनों रानियों का सम्मान करती। लेकिन कुछ ही महीनों बाद महल में एक खबर बिजली की तरह गिरी। रानी काव्या गर्भवती थी। राजा की आंखों में वर्षों बाद चमक लौटी। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन सूर्यमाला और चंद्रलेखा के हृदय में ईर्ष्या का ज्वालामुखी फूट पड़ा। ये कैसे संभव है? हम वर्षों से वंचित, और ये आई और उनकी रातों की नींद उड़ गई। समय बीता। 9 महीने बाद महल में एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम रखा गया आदित्य। सूर्यगढ़ में दीप जल उठे। राजा ने सोने के सिक्के बांटे। पर उसी रात 2 छायाएं महल के एक अंधेरे कक्ष में मिल रही थीं, सूर्यमाला और चंद्रलेखा। जब तक ये बालक जीवित है, हमारा अस्तित्व समाप्त है। योजना बनी। उन्होंने महल की एक दासी माधवी को लालच दिया। सोने के गहने, धन, सुरक्षा। धीरे धीरे रानी काव्या के औषधि में एक धीमा जहर मिलाया जाने लगा। वो जहर तुरंत नहीं मारता था, वो शरीर को भीतर से खोखला करता था। कुछ ही हफ्तों में काव्या का स्वास्थ्य गिरने लगा। चिंतित हो उठे। वैद्य बुलाए गए, पर बीमारी बढ़ती गई। एक रात काव्या ने अपने शिशु को सीने से लगाया और धीरे से कहा, मेरे लाल, अगर मैं ना रहूं तो सच्चाई की राह मत छोड़ना। अगली सुबह सूर्यगढ़ शोक में डूब गया। तीसरी रानी नहीं रही। राजा टूट गए। पर षड्यंत्र यही नहीं रुका। अब बारी थी राजाटी। राजा का पतन। उसी विष को अब राजा के भोजन में मिलाया जाने लगा। धीरे धीरे उनका बल क्षीण होने लगा। वे दरबार कम लगाने लगे। मंत्री चिंतित थे पर कारण समझ न सके। राजा समझते रहे कि ये शोक का प्रभाव है। कुछ ही महीनों में वे बिस्तर पर पड़ गए। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा धर्मवीर सिंह ने अंतिम सांस ली। अंतिम बाधा, राजकुमार। अब महल में सिर्फ एक कांटा शेष था, छोटा राजकुमार आदित्य। रानियों ने निश्चय किया, इसे भी समाप्त कर दो। पर दासी माधवी का हृदय अब अपराध बोध से भर चुका था। उसने देखा था कैसे निर्दोष रानी मरी, कैसे राजा मरे। जब उसे आदेश मिला कि राजकुमार के दूध में विष मिलाए, उसकी आत्मा कांप उठी। उस रात उसने निर्णय लिया। आधी रात को वो शिशु को उठाकर पीछे के द्वार से निकल पड़ी। घना जंगल, अंधेरी रात, हवा में सिहरन। वो भागती रही। सुबह होने पर वो राज्य की सीमा पार कर चुकी थी। जंगल का जीवन। माधवी ने एक छोटे वन ग्राम में आश्रय लिया। वहां उसने झोपड़ी बनाई। राजकुमार को अपने पुत्र की तरह पाला। आदित्य बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में वही तेज था जो उसके पिता की आंखों में था।
माधवी ने उसे युद्ध कला सिखाने के लिए एक वृद्ध साधु से शिक्षा दिलवाई। घुड़सवारी, तलवार, धनुष, आदित्य हर कला में निपुण हो गया। पर उसके मन में एक प्रश्न हमेशा जलता रहता, माँ, मेरा असली पिता कौन था? माधवी टालती रही, पर सत्य अधिक समय छिपा नहीं रहता। एक दिन जब आदित्य 17 वर्ष का हुआ, माधवी ने उसे सब कुछ बता दिया। जहर, षड्यंत्र, हत्या, विश्वासघात। आदित्य की आंखों में आंसू थे, पर उनमें अग्नि भी थी। मैं सूर्यगढ़ लौटूंगा, मैं न्याय करूंगा, उसने प्रतिज्ञा ली। आदित्य की आंखों में अब बचपन की मासूमियत नहीं थी, वहां अब एक उद्देश्य की ज्वाला जल रही थी। उसके सामने खड़ी थी वो स्त्री जिसने उसे पाला था, दासी माधवी। उसके चेहरे पर डर भी था और गर्व भी। माधवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, बदला लेना आसान है, लेकिन न्याय करना कठिन। याद रखना, तुम्हें क्रोध से नहीं, धर्म से लड़ना है। आदित्य ने झुककर माधवी के चरण छुए और बोला, माँ, मैं आपका नाम कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हो गई। आदित्य आसपास के गांवों में जाने लगा। वो लोगों की सहायता करता, कहीं डाकुओं से रक्षा करता, कहीं सूखे खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करता, कहीं गरीबों को भोजन देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। लोग आपस में कहने लगे, ये युवक साधारण नहीं है, इसमें राजा जैसा तेज है। एक दिन एक वृद्ध सैनिक की नजर आदित्य पर पड़ी। वह सैनिक कभी सूर्यगढ़ की सेना में था। आदित्य को देखते ही वो स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम राजा धर्मवीर जैसा दिखते हो। ये पहली बार था जब आदित्य ने अपने पिता का नाम किसी और के मुंह से सुना। उसकी मुट्ठी भींच गई। वृद्ध सैनिक बोला, अगर तुम सच में वही हो तो राज्य को तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे छोटे छोटे योद्धा, पुराने सैनिक और कुछ मंत्री भी गुप्त रूप से आदित्य से मिलने लगे। सालों से उनके मन में भी शक था कि राजा धर्मवीर और तीसरी रानी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, यंत्र से मारा गया था। उधर सूर्यगढ़ में महल अब पहले जैसा नहीं रहा था। रानी सूर्यमाला और रानी चंद्रलेखा अब सत्ता के खेल में उलझ चुकी थी। उन्होंने दूसरे राज्यों के राजकुमारों से विवाह कर लिया था, राजनीतिक समझौते हुए। सत्ता तो उनके हाथ में थी, लेकिन सम्मान नहीं। प्रजा के बीच अब भी एक फुसफुसाहट चलती थी, असली राजकुमार कहाँ गया? दोनों रानियों की एक एक पुत्री थी। सूर्यमाला की पुत्री राजकुमारी यशस्वी और चंद्रलेखा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी। दोनों सुंदर थीं, शिक्षित थीं और तेजस्वी भी, लेकिन उन्हें अपनी माताओं के अपराधों का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन दरबार में एक खबर पहुंची, एक युवक सीमावर्ती गांवों में लोगों को संगठित कर रहा है। लोग उसे सच्चा उत्तराधिकारी कह रहे हैं। ये सुनते ही सूर्यमाला का चेहरा पीला पड़ गया। चंद्रलेखा की आंखों में भय चमक उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे गिरफ्तार करो। जब सैनिक गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा पूरा गांव उस युवक के साथ खड़ा था। आदित्य आगे बढ़ा। उसने तलवार नहीं उठाई। वो शांत स्वर में बोला, मैं लड़ने नहीं आया, मैं अपना अधिकार लेने आया हूं। सैनिकों ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये तो महाराज जैसा ही है। और कई सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। कुछ दिनों बाद आदित्य स्वयं सूर्यगढ़ के महल के द्वार पर पहुंचा। दरबार भरा हुआ था। मंत्री, सेनापति, दरबारी सब उपस्थित थे। आदित्य ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं आदित्य, राजा धर्मवीर सिंह और रानी काव्या का पुत्र, आज अपना अधिकार लेने आया हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सूर्यमाला हंस पड़ी। उसने कहा, कोई भी युवक आकर खुद को राजकुमार कह देगा और हम मान लेंगे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे यहीं दंड दे दो, लेकिन पहले सत्य की जांच कर लो। तभी वृद्ध सेनापति आगे बढ़े। उन्होंने आदित्य के कंधे पर एक जन्म चिन्ह देखा, वही चिन्ह जो राजा धर्मवीर के शरीर पर था। दरबार में हलचल मच गई। उसी समय दासी माधवी को भी बुलाया गया। वो कांपते कदमों से दरबार में आई। सालों का अपराध बोध आज शब्द बनकर बाहर आ गया। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। जहर, षड्यंत्र और हत्या की योजना। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। मंत्री ने घोषणा की, असली उत्तराधिकारी मिल चुका है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सूर्यमाला चिल्लाई, ठीक है, मान लिया कि ये राजकुमार है, लेकिन हमारी पुत्रियां भी राजवंश की हैं। क्या ये अकेले राज करेगा? दरबार में नई समस्या खड़ी हो गई। राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता था। आदित्य ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, मैं राज्य को तोड़ना नहीं चाहता। यदि राजकुमारियां चाहें तो मैं उनसे विवाह करूंगा, पर यह विवाह सत्ता के लिए नहीं, राज्य की एकता के लिए होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया।
राजकुमारियां यशस्वी और मोहिनी आगे बढ़ीं। उन्होंने आदित्य की ओर देखा। उनकी आंखों में भय नहीं, सम्मान था। दोनों बहनों ने कहा, अगर आप न्यायप्रिय हैं तो हम दोनों राजकुमारियां आपके साथ हैं। भव्य आयोजन हुआ। विवाह संपन्न हुआ। आदित्य सूर्यगढ़ की गद्दी पर बैठा। अब वो केवल एक योद्धा नहीं, राजा आदित्य था। पर उसके मन में अभी भी एक अधूरा अध्याय था, न्याय। अगले